हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल विनय की पाठशाला में। आज दोस्तों हम लोग इस वीडियो में कक्षा 7 की क्लास 7 की यूनिट 3 सांख्यिकी जो है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कंपटीशन एग्जाम में भी बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि पाईग्राफ क्या होता है, पिक्टोग्राफ क्या होता है, बार ग्राफ क्या होता है। तो ये सारा कुछ बताया जाएगा इस वीडियो में और एक्सरसाइज 3A को कंप्लीट करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, बिना देर के शुरू करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हम ग्राफ किसे कहेंगे। तो आंकड़ों का जो चित्रीय निरूपण होता है उसको हम लोग ग्राफ कहते हैं। जैसे मैंने बोला कि किसी बच्चे के गणित में आए 50 नंबर, हिंदी में 40 नंबर, अंग्रेजी में 30 नंबर, तो इसको हम लोग चित्र के माध्यम से कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो उसके लिए जो है ये अलग अलग उसके तरीके हैं, ठीक है। तो अब जैसे अगर हम इसी बात को पिक्टोग्राफ में अगर लिखें तो इसका मतलब ये हुआ कि हम मान लेंगे, माना कि 10 अंक बराबर एक ये चिन्ह, ठीक है। तो अब इसको इस तरीके से बनाएंगे। इसमें तो मैंने गणित, हिंदी, अंग्रेजी लिख लिया। अब 10 अंक का हमने एक चित्र यानी 50 अंक, यानी इसमें कितने चित्र बनेंगे? 5, ठीक है। इसी प्रकार से हिंदी में 40 हैं तो 10 पे एक चित्र है तो कितने बनेंगे? 40 पे 4 बनेंगे। अंग्रेजी में 30 है, 10 का एक अंक है तो 30 के कितने हो जाएंगे? 3। तो यानी इसको हमने जो है चित्र के माध्यम से बना दिया। और कौन से चित्र से? पिक्टोग्राफ से। तो ये हमारा पिक्टोग्राफ कहलाएगा। इसी तरीके से बार ग्राफ अगर हम इसी का बनाएं तो क्या होगा? इस तरफ हम लिख देंगे विषय और इधर लिख देंगे अंक, ठीक है। तो इधर हमने सबसे पहले लिख दिया गणित, हिंदी, अंग्रेजी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बोल दिया ये 10, 20, 30, 40 और 50, ये चिन्ह लगा दिया। अब गणित पे है 50 नंबर, तो यानी ये हम ले जाएंगे 50 तक, ठीक है। इसके बाद हिंदी पे है 40 नंबर, तो हिंदी को हम ले जाएंगे 40 तक, यहाँ तक। अंग्रेजी में है 30 नंबर, तो अंग्रेजी को हम ले जाएंगे यहाँ तक, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये हमारा दंडारेख बन के तैयार हो गया। तो बात वही है कि किस विषय में कितने मार्क्स हैं, लेकिन उसको प्रदर्शित करने का, चित्र के माध्यम से प्रदर्शित करने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। अब बात आती है पाईग्राफ की। तो इस वीडियो में हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे इस एक्सरसाइज में। तो पाईग्राफ क्या होगा, इसको हम ऐसे बना लेंगे सर्किल। अब 50 और 40 कितने हो गए? 90 और 30 120, ठीक है। तो कुल 120 हो गए। अब इसमें हम देखेंगे किसकी कितनी हिस्सेदारी है। तो ये 50 है ना, तो वो अभी हम कैलकुलेट करके बताएंगे किस तरीके से आएगा। गणित का सबसे ज़्यादा, उसके बाद हिंदी का और उसके बाद अंग्रेजी का। तो ये इसको हम लोग ये कोण कैसे हम लोग निकालेंगे वो हम लोग इस चित्र में सीखेंगे। तो चित्र के माध्यम से भी हम लोग डायरेक्ट देख के सीख जाएंगे कि इसमें इतना कोण बन रहा है, इसका मतलब ये इसमें इतने नंबर हैं, इसमें कितना कोण बन रहा है, इसका मतलब इसमें कितने नंबर हैं, और इसमें कितना कोण बन रहा है तो इसमें कितने मार्क्स हैं। तो ये दोनों तो हम लोग क्लास 6 में पढ़ चुके हैं और इसको हम लोग इस क्लास में देखते हैं। तो चलते हैं एक्सरसाइज पे और वहीं से हम लोग इसको सीखने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न दिया गया है कि किसी कक्षा की वार्षिक परीक्षा में 60 शिक्षार्थियों के परिणाम निम्नलिखित पाई ग्राफ द्वारा निरूपित हैं। चित्र देखकर ये बताइए कि सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, सबसे कम किस में उत्तीर्ण हुए, अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है और प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्याओं में अनुपात क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बहुत ध्यान से इसको चित्र को देख लेते हैं। ये ही पाई ग्राफ बना हुआ है। अब हमें कुल कितने शिक्षार्थी हैं इस पे ध्यान दो। कुल कितने हैं? 60 बच्चे हैं। अब देखो द्वितीय श्रेणी में 180 अंश है, तो ये भाग कितना होगा? 180 अंश, 180 बटे 360। कुल कोण कितने अंश का होता है? 360 अंश का होता है। तो ये हमारा हो जाएगा 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 0 से 0 कैंसिल, यानी 1/2। तो ये हमारा आधा भाग हो जाएगा और देखने से भी लग रहा है कि पूरा आधा है ये, ठीक है। तृतीय श्रेणी है 90 अंश, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 90/360।
जीरो से जीरो, 9 चौको 36, तो ये हमारा कितना भाग हो गया, 1/4 भाग हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से प्रथम श्रेणी है 60 अंश, तो ये हमारा कितना हो जाएगा भाग, 60/360, जीरो से जीरो, 6 छक्का 36, ये हो गया हमारा 1/6 भाग। ठीक है, अब इसी प्रकार से अनुत्तीर्ण वाला देखो, यहाँ पे 30 अंश है तो कितना कर देंगे, 30/360, कुल 360 है उसका 30 अंश, जीरो से जीरो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/12, ये 1/12वां भाग हो गया। ठीक है, तो सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में है, सबसे बड़ा भाग कौन सा है, आधा भाग, ये द्वितीय श्रेणी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा द्वितीय श्रेणी। ठीक है, और यही हमारा आंसर है। बाकी अगर ये भी पूछे कि कितने शिक्षार्थी पास हुए, तो आधा भाग है, तो हम लिख देंगे कुल शिक्षार्थी बराबर 60 का आधा, यानी 60 का 1/2 का, यानी गुणा द्वितीय 6 जीरो हो गया, तो ये कितने हो गए, 30 शिक्षार्थी हो गए। ठीक है, ये पूछ सकता था, तो ये भी आंसर हमारा हो गया। इसी तरीके से इसमें देखो सबसे कम किस श्रेणी में है, तो ये अनुत्तीर्ण है, ये फेल हो गए, यहाँ पे लोग गलती कर देते हैं। सबसे कम किस में उत्तीर्ण हुए हैं, यानी उत्तीर्ण होने की 3 ही श्रेणी है, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, तो ये 1/4 भाग था, ये 1/2 भाग था, ये है 1/6 भाग, तो सबसे कम इसमें हुए हैं, यानी प्रथम श्रेणी में, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा प्रथम श्रेणी। और कितने, तो ये भी हम निकाल देंगे, वैसे ये इसमें पूछ नहीं रहा है प्रश्न में, लेकिन आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, कुल शिक्षार्थी तो ये कुल थे 60 का, यानी गुणे का चिन्ह 1/6, तो 60 का 1/6 से 6 एकम 6 जीरो, तो ये कितने हो गए, 10 शिक्षार्थी। 10 शिक्षार्थी हैं जो प्रथम श्रेणी से पास हुए हैं। ठीक है, अब अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है, तो अनुत्तीर्ण का ये 30 अंश है, कितना भाग है, 1/12, तो देखो संख्या बराबर, अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या बराबर कुल कितने हैं, 60 का 1/12, तो 60 का की जगह पर गुणे का चिन्ह 1/12, 12 पंचे 60, 5 एकम 5, कितनी आई संख्या, 5, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है, बस एक बार इसका बेसिक्स आप समझ लीजिए। अब इसमें देखो प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्याओं का अनुपात यानी बटे। ठीक है, तो लिख दो प्रथम श्रेणी बटे द्वितीय श्रेणी। ठीक है, तो प्रथम श्रेणी में कितने थे, प्रथम श्रेणी में ये थे, प्रथम श्रेणी में कुल कितने शिक्षार्थी थे, 10 शिक्षार्थी थे। ठीक है, तो ये हो गया 10, और द्वितीय श्रेणी में कितने थे, द्वितीय श्रेणी का हम लोगों ने निकाला नहीं है अभी, तो द्वितीय श्रेणी का हम लोग यहीं पे निकाल देते हैं। 1/2 भाग है, तो हम लिख देंगे 60 का 1/2, तो 2 से द्वितीय 6 जीरो हो गया, यानी 30 आ गया, तो ये हमारा द्वितीय श्रेणी में आएंगे 30, तो काट दो भैया, जीरो से जीरो कट जाएगा, 1/3 आ गया, यानी ये कितना अनुपात आएगा, 1:3, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों समझ में आया ना आपको, बहुत आसान प्रश्न हो जाते हैं, केवल हमें समझ लेना चाहिए कि ये पाई ग्राफ हमसे क्या कह रहा है और क्या हमसे पूछ रहा है। तो दोस्तों ये था प्रश्न नंबर 1, आई होप आप लोग समझ गए होंगे, और अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न दिया गया है कि भारत के किसी शहर में तेज गति एवं यातायात नियमों का पालन न करने के कारण विभिन्न साधनों से यात्रा कर रहे सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों के प्रतिशत दरों का पाई ग्राफ ये दिया गया है। अब हमें कुछ प्रश्न पूछा है और उनके आंसर हमें बताने हैं। ठीक है, तो इसमें पहला प्रश्न हमारा दिया गया है कि सबसे अधिक घायल होने वाले व्यक्ति किस प्रकार की यात्रा कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा कोण किसका बना हुआ है, 90, 36, 54, 36, 144, तो सबसे ज़्यादा है 144, यानी पैदल यात्रा करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो यहाँ पे लिख देंगे पैदल, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा दिया गया है साइकिल से यात्रा करने वाले कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए। तो सबसे पहले हम साइकिल से यात्रा करने वालों का भाग निकालेंगे, कुल कितना भाग है इस पूरे पाई ग्राफ का। तो ये 36 अंश कोण है, बटे कुल कितना कोण होता है 360 अंश का, तो 36 एकम 36 और ये जीरो, तो ये आ गया हमारा 1/36,
10। तो ये कितना भाग हो गया, 1/10 भाग। अब हमें सीधा सा क्या करना है, प्रतिशत हमें निकालना है। कितने का प्रतिशत निकालना है, 1/10 का। तो प्रतिशत निकालने के लिए आप कुछ ना करो, 100 का गुणा कर दो और 100 का भाग दे दो। जहाँ भी प्रतिशत निकालने को पूछे आप सीधा सा यही काम कर दो। अब ये 1/100 हमारा होता है प्रतिशत। 0 से 0 कट गया, 1 से 1 कट गया, कितना बचा, 10। तो ये 10% हमारा आंसर आ गया। प्रतिशत में आपको कुछ नहीं करना है, प्रतिशत का मतलब है 1/100 बस। बिल्कुल भी प्रतिशत के नाम पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब आगे है मोटरसाइकिल से यात्रा करने वाले कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए। तो मोटरसाइकिल है यहाँ पे, ये है 90। तो यहाँ पे भाग हम निकाल लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 90 बटे कुल कितना होता है 360। 0 से 0, 9 चौको 36। तो ये हमारा आ जाएगा 1/4। कितना आ जाएगा, 1/4। अब इसका भी प्रतिशत निकाल दो। 1/4 का निकालना है, फिर से वही काम, 100 का गुणा करेंगे, 100 का भाग कर देंगे। ये 1/100 का मतलब हमारा होता है प्रतिशत का चिन्ह लगा दिया। अब 4 दूनी 8, 2 बचे 20, 4 पंचे 20, कितने प्रतिशत आ गया, 25%। आंसर आ गया हमारा। बहुत आसान है। आगे देखो, पैदल व कार यात्रियों के घायल होने की प्रतिशतता। पैदल कहाँ है, ये, और कार है हमारी ये। पैदल व कार दोनों का एक साथ पूछ रहा है। इसका मतलब पहले तो 144 और 36 इन दोनों को जोड़ देंगे तो 6 4 10 की शून्य हाथ से लगा 1, 4 3 7 और 1 8 और 1, कुल कितना हो गया 180 अंश। अब इसका हम भाग निकाल देंगे, तो ये हमारा इसका भाग होगा 180/360, सीधा सा। अब 0 से 0 कट जाएगा, 18 दूनी 36। तो ये हमारा आएगा 1/2। कितना भाग आया, 1/2। तो यहाँ पे भी प्रतिशत पूछ रहा है, तो ये हमारा आ जाएगा 1/2। और प्रतिशत निकालना है तो यानी 100 का गुणा कर देंगे और 100 का भाग कर देंगे। 1/100 की जगह पर प्रतिशत का चिन्ह लगेगा, और 2 पंचे 10 और ये 0। तो ये हमारा आ गया 50%, और यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, एक लास्ट प्रश्न और बचा है, उसको भी देख लेते हैं। तो लास्ट प्रश्न है हमारा इसमें, विभिन्न यात्रा साधनों से घायल हुए व्यक्तियों की कुल प्रतिशतता कितनी है। प्रश्न बहुत ध्यान से पढ़ना है। विभिन्न यात्रा साधनों, अब पैदल क्या साधन में आता है, नहीं आता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पैदल को छोड़ के बाकी सबको जोड़ेंगे पहले। तो कुल कोण कितना हो जाएगा, 90 अंश। उसके बाद साइकिल का 36 अंश, उसके बाद बस का 54 अंश, और कार का भी 36 अंश। इन सबको जोड़ देंगे तो 6 4 10 और 6 16 हासिल लगा 1, 9 3 12, 12 5 17, 3 20 और 1 21, 216 अंश। तो सबसे पहले हम निकालेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, ये चीज़ लिख सकते हो, कुल कोण बराबर कितना हो जाएगा, 90 अंश प्लस 36 अंश प्लस 54 अंश प्लस 36 अंश बराबर 216 अंश। अब लिख देंगे भाग बराबर, कुल भाग कितना होगा, तो वो हमारा होगा 216/360। ठीक है, यही करते थे, ये चीज़ मैंने यहाँ पे कर दी। ठीक है, अब देखो 6 से काट दो, 6 तियाँ 18, 19 20 21 3, 6 छक्का 36, यहाँ पे भी 6 छक्का 36, शून्य आ गया। फिर से 6 से काट दो, 6 छक्का 36 और 6 दाएँ 60। तो ये आ गया हमारा 6/10 भाग। ठीक है, अब हम निकाल देंगे अतः प्रतिशत, जो हमसे प्रश्न पूछ रहा है। तो प्रतिशत के लिए मैंने क्या बोला, जो भी दिया जाए 6/10, इसका हमें प्रतिशत निकालना है, यानी 100 का गुणा कर देंगे और 100 का भाग दे देंगे। अब जो भाग दिया है ये तो मेरा आ जाएगा, प्रतिशत का चिन्ह इस जगह पर, 0 से 0 कट जाएगा, 10 गुणे 6, 10 छक्का 60, और यही हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपने देखा कि हमारा ये प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट होता है। आई होप कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 3 पर। तो बच्चों, हमारा यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिया गया है कि पंचायत भवन के प्रांगण में वृत्ताकार क्षेत्र में फूलों के पौधे लगे हुए हैं। इसमें से आधे क्षेत्र में गुलाब, 1/3 क्षेत्र में गेंदा तथा शेष में डहेलिया के पौधे लगे हैं। इसको पाई ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए।
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक प्रांगण में वृत्ताकार क्षेत्र खींच लेते हैं। तो ये हो गया हमारा वृत्ताकार क्षेत्र, और अब हमें क्या करना है, पाई ग्राफ से प्रदर्शित करना है। तो प्रांगण के आधे क्षेत्र में गुलाब, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे गुलाब का केंद्रीय कोण, ठीक है। तीनों का हमें कोण निकालना है बेसिकली। तो गुलाब का केंद्रीय कोण क्या होगा, आधा क्षेत्र है ना 1/2, और गुणा कितना करना पड़ेगा 360 का, क्योंकि पूरा कोण कितना है 360 अंश का। तो 360 का आधा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, शून्य की शून्य यानी 180 अंश। तो गुलाब का हमारा आ गया 180 अंश। अब इसके बाद 1/3 क्षेत्र में गेंदा, तो अब हम लिखेंगे गेंदा का केंद्रीय कोण बराबर 1/3 यानी 1/3 और गुणा 360, सभी में 360 का गुणा करेंगे, ठीक है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और शून्य की शून्य यानी 120 अंश। अब इसके बाद बाकी बचे हुए क्षेत्र में डहेलिया, तो देखो तो शेष कितना है, कुल है 360, 360 में से हम 180 और 120 घटा देंगे। तो 360 में हम 1 शून्य 8 10 की शून्य हासिल लगा 1 और 1 2 और 1 3, 300 घटा देंगे 360 में तो बचेगा 60 अंश। अब हम क्या करेंगे, तीनों कोण जो है एक एक करके खींच देंगे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले 180 अंश, तो ये आधा हिस्सा हो गया हमारा किसका, गुलाब का। गुलाब 180 अंश। अब उसके बाद 120 अंश हमें खींचना है गेंदा का, ठीक है। तो 80 90 100 110 120, ये हो गया गेंदा, और कितने अंश है ये 120 अंश। अब बचा ये हमारा 60 अंश, ये क्या हो गया डहेलिया। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये पाई ग्राफ हमारा बनके तैयार हो गया है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग इस प्रश्न को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, और पाई ग्राफ बनाना भी आप लोग लगभग समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं इस एक्सरसाइज के अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 4 पर। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा चौथा प्रश्न दिया गया है कि किसी समूह में कुल 36 शिक्षार्थी हैं, उनकी पसंद के गुलाब के रंग के आधार पर पाई ग्राफ बनाया गया है। पाई ग्राफ देखकर अलग अलग रंग पसंद करने वाले शिक्षार्थियों की संख्या दी गई सारणी में लिखिए। तो ये ग्राफ बना हुआ है पाई ग्राफ, जहाँ भी चित्र बना हुआ हो गोल सर्किल में तो वो हमारा पाई ग्राफ होता है। और ये एक टेबल दी गई है, कोण इसमें दिए गए हैं गुलाबी रंग, सफ़ेद रंग और पीले रंग के गुलाब के फूलों के, और शिक्षार्थियों की संख्या हमें बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले ये देख लो कुल शिक्षार्थी कितने हैं 36। दूसरी बात हमने आपसे कहा था यहाँ पे निकालेंगे हम भाग। गुलाबी 160 किसका है, गुलाबी का है, और 60 अंश है सफ़ेद का, ये है सफ़ेद, और 120 अंश है पीला का। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम निकाल लेते हैं भाग। तो ये 180 अंश और कुल कितना कोण होता है 360 अंश का, बटे 360 कर दिया जैसे प्रश्न 1 में किया था। तो 18 दूनी 36, तो ये हमारा 1/2 भाग आ गया। इसी प्रकार से इसका भाग कितना होगा 120 अंश बटे 360 अंश, तो 12 तिया 36, तो ये आ गया 1/3 भाग। इसी प्रकार से सफ़ेद का निकालेंगे भाग, तो ये हमारा आएगा 60 अंश बटे 360 अंश, तो 0 का 0 कट गया, 6 छक्का 36, तो ये आ गया 1/6 भाग। तो शिक्षार्थियों की संख्या के लिए हमने इसमें 2 भाग कर दिए, ठीक है। पहला भाग हमने कर दिया, पहले में हम लिख दिया कुल भाग कितना है, और यहाँ पे संख्या हम निकालेंगे, ठीक है। तो कुल भाग देखो जो काम वहाँ पे हमने किया था 180 बटे में 360 कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 18 एकम 18, 18 दूनी 36 यानी 1/2 आ गया। यहाँ पे 60 अंश है, बटे में 360 होगा, 0 से 0 कटेगा, 6 एकम 6, 6 छक्का 36, 1/6 आ गया। यहाँ पे 120 अंश है, बटे में होगा 360, 0 से 0 कटेगा, 12 एकम 12, 12 तिया 36, तो हमारा होगा 1/3 भाग, ठीक है।
अब संख्या निकालेंगे तो कुल है 36, तो ये कैसे निकलेगा, 36 का 1/2 का यानी गुणे का चिन्ह हो जाएगा, तो 36 गुणे 1/2, तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, तो कितनी आ गई कुल संख्या इसकी 18 आ गई। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे कुल शिक्षार्थी तो 36 ही रहेंगे, तो यहाँ पे 36 का 1/6 का मतलब गुणा 6 छक्का 36, 6 एकम 6, तो ये 6 आ गया। यहाँ पे 36 का 1/3, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये आ गए हमारे 12 एकम 12। तो इस प्रकार से कुल संख्या हमारी निकल के आई, गुलाबी में 18, सफ़ेद में 6 और पीले में 12। तो दोस्तों ये था हमारा प्रश्न नंबर 4। आई होप कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और अब चलते हैं इसके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 5 पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा 5वां प्रश्न दिया गया है कि किसी संकुल के 4 विद्यालयों के कक्षा 7 के शिक्षार्थियों की टीमों के लिए गणित क्विज का आयोजन किया गया, उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर पाई ग्राफ बनाइए। तो हमें पाई ग्राफ बनाना है, यानी सर्किल करके उसमें हमें दिखाना है। विद्यालय ABCD दिए गए हैं, प्राप्त अंक 20, 25, 30, 15 दिए गए हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, पाई ग्राफ के लिए हमने ये सर्किल इधर बना लिया है, और इधर जो है प्राप्त अंक के बाद हम कुछ कॉलम नीचे करेंगे कुल भाग, और उसके बाद एक कॉलम करेंगे केंद्रीय कोण। ठीक है, ये हमने लाइन यहाँ तक नीचे इसको बढ़ा दिया है। अब देखो, कुल भाग करने के पहले हमें इन अंकों का टोटल करना पड़ेगा। तो 5, 5 10 की 0, हाथ से लगा 1, 1 और 1 2, 3 2 5, 2 7, 2 9, तो ये कुल 90 आ गए। यानी 90 में से 20 ये हमें निकालना है, भाग निकालना है। तो उसके लिए 20 कुल कितने मार्क्स हो गए, 90। 0 से 0 कट गया, तो ये 2/9 आ गया। इसी प्रकार से इधर हम करेंगे 25/90, तो यहाँ पे 5 पंचे 25 और 5 एकम 5, 4 5 अट्ठे 40, तो ये आ गया 5/18। इसी प्रकार से यहाँ हम करेंगे 30 है ना, और कुल 90 है, तो ये 30/90 हो जाएगा। 0 से 0, 3 एकम 3, 3 तिया 9, ये आ जाएगा हमारा 1/3। इसी प्रकार से यहाँ 15/90 करेंगे, तो 15 छक्का 90, 1/6 आ गया। ठीक है, अब केंद्रीय कोण निकालेंगे। तो केंद्रीय कोण निकालने के लिए इसी भाग में हम 360 का गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 9 चौको 36, 4 दूनी 8, तो ये कितना आ गया, 80 अंश। ठीक है, यहाँ पे देखो 5/18 है, 5/18 में गुणा करेंगे 360 का, तो 18 दूनी 36, 20 आया, 20 पंच 100 अंश आ गया। यहाँ पे 1/3 है, तो 1/3 में हम गुणा करेंगे 360 का, तो ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और ये 0, तो ये आ गया हमारा 120 अंश। इसके बाद इधर 1/6 है, तो 1/6 में हम गुणा करेंगे 360 का, तो 6 छक्का 36, 0, तो ये आ गया हमारा 60 अंश। इनको हम लोग टोटल करके देख लेंगे 360 हमारा आता है कि नहीं। तो देखो 0 0 0, 6 2 8, 8 और 8 16 के 6 हासिल लगा, 1 और 1 2 और 1 3, तो ये हमारा 360 अंश आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कोण हमने निकाले हैं वो बिल्कुल सही है। अब हम लोग इसको इस पर ड्रॉ कर देंगे। तो सबसे पहले 80 अंश का कोण जो है, एक लाइन हम यहाँ पे कर लेते हैं। अब यहाँ से हम 80 अंश का कोण बनाती हुई 60 70 80, ये आ गया, ये आ गया कोण 80 अंश। और 80 अंश पे क्या है, ए, तो ये हम लिख देंगे इसमें ए। ठीक है, अब इसके बाद 100 अंश है, तो यहाँ से हम 80 अंश से कोण बनाएंगे 100 अंश का, 80 90 100, तो ये हो गया हमारा 100 अंश और ये है हमारा बी। ठीक है, 80 100 180 हो गए। अब 120 अंश, तो यहाँ से हम 120 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींचेंगे, 110 120, तो ये हो गया 120 अंश और ये हमारी टीम हो गई सी। अब इसके बाद लास्ट में बचा ये कोण, ये हमारा होगा 60 अंश और ये हमारी टीम है डी।
तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये हमारा पाई ग्राफ बनके तैयार हो गया। बहुत आसान प्रश्न है, बस एक बार आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं इस एक्सरसाइज के अंतिम प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 6 पर। तो बच्चों हमारा यहाँ पे 6वां प्रश्न है कि टेलीविज़न के विभिन्न ब्रांडों को क्रय करने वाले ग्राहकों की संख्या निम्नवत है। तो यहाँ पे ब्रांड है ABCDE और संख्या है 40, 20, 15, 15, 10। 40, 20, 15, 15 और 10। अब हमें कह रहा है कि इसका पाई ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले हम इस संख्या का कुल योग कर लेंगे। तो 15 दूनी 30 और 10 40, 20 60 और 40 100। कितना आया? 100 आ गया कुल। ठीक है, अब हमें भाग निकालना होगा। तो ये कितना हो जाएगा? 40 बटे 100। 40 है ना, कुल है 100 बटे कर दिया। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। तो ये आ गया हमारा 2 बटे 5। यहाँ पे है 20 और ये है बटे में 100। तो 20 बटे 100, 0 से 0, 2 पंचे 10। तो ये आ गया 1 बटे 5। यहाँ पे 15 है तो 15 बटे 100। तो 5 दिया 15, 5 दूनी 10 और ये 0। तो ये आ जाएगा 3 बटे 20। यहाँ पे है 15, यहाँ पे भी बटे 100। तो ये भी हमारा आ जाएगा 3 बटे 20। ये है 10 और बटे में है कुल 100। 0 से 0 कट गया, ये आ गया हमारा 1 बटे 10। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे केंद्रीय कोण। तो केंद्रीय कोण निकालने के लिए हम क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं 360 का कुल भाग में। तो यहाँ पे गुणा कर दिया तो 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, 1 और 2 10, 5 दूनी 10। 72 का 2 में गुणा कर दिया, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 144 अंश आ गया। ठीक है, इधर देखो 1 बटे 5 में गुणा कर देंगे 360 का। तो ये 5 सत्ते 35, 1 5 दूनी 10। ये आ गया हमारा 72 अंश। ठीक है, इधर 3 बटे 20 में हम गुणा कर देंगे 360 का। तो 0 से 0, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 18 अंश। 18 तिया 54। तो ये आ गया हमारा 54 अंश। इधर फिर से 3 बटे 20 है तो इसमें पुनः हम 3 बटे 20 में 360 का गुणा कर देंगे। फिर से वही काम, 2 का भाग 36 में 18 बार जाएगा। 18 तिया 54 आ गया। अंत में 1 बटे 10 है तो 1 बटे 10 में हम 360 का गुणा कर देंगे। 0 से 0 कट गया, बचा 36। तो ये हमारा 36 अंश आ गया। अब हम इसकी क्रॉस चेकिंग कर लेंगे कि ये टोटल जो हमारे कोण आए हैं ये 360 अंश हैं कि नहीं। तो 6 4 10, 4 14, 2 16 और 4 20 की शून्य हासिल लगा 2, 3 और 2 5, 5 10, 5 15, 15 और 7 22, 22 और 14 36। तो इस प्रकार से टोटल भी हमने देख लिया 360 अंश है। इसका मतलब इन्हीं कोणों को हमें पाई ग्राफ में प्रदर्शित करना होगा। तो पाई ग्राफ बना लेते हैं। अब की बार हमने नहीं बनाया है सर्किल, तो सबसे पहले हम एक सर्किल बनाएंगे। सहायता से भी बना सकते हैं, कैसे भी बना लो। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले 144 अंश। तो एक हम पहले लाइन खींच लेते हैं, कोई भी, मान लिया ये लाइन हो गई। यहाँ से 144 अंश का कोण बनाएंगे। तो 110, 20, 30, 40, 44 ये आया। तो ये हमने 144 अंश का कोण बना लिया, 144 अंश। और ये हमारा कौन सा ब्रांड है? ए। यहाँ पे हम लिख देंगे ए। ठीक है, 144 के बाद हम 72 अंश का कोण बनाएंगे। तो अब इस पे बनाएंगे, इसी लाइन पे। तो ये हमारा 80, 70, 2 72 ये आया। ये आ गया, ये कोण हमारा हुआ 72 अंश। और ये कौन सा ब्रांड है? बी। इसके बाद सी हम बनाएंगे 54 अंश, डी भी बनाएंगे 54 अंश। तो सी, अब हम यहाँ से जो लाइन अभी खींची है वहाँ से हम 54 अंश का कोण लगाएंगे। ठीक है, ये आ गया। और उसके बाद इसी लाइन से फिर से हम 54 अंश का कोण बनाएंगे। तो ये हमारा 54 अंश हो गया, ये भी हमारा 54 अंश हो गया। और ये है ब्रांड सी और ये है ब्रांड डी। अब इसके बाद ये लास्ट में बचा, आप लोग देखेंगे तो
तो ये हमारा निकलेगा 36 अंश और इसको हम लोग नाम देंगे ब्रांड ई। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये हमारा इस प्रश्न का इन आंकड़ों का पाई ग्राफ बन के तैयार हो गया। यही हमारा आंसर है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस प्रश्न को और इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। एक्सरसाइज 3B जो कि कक्षा 7 की गणित इकाई 3 सांख्यिकी से ली गई है और इस एक्सरसाइज में जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारा समांतर माध्य। समांतर माध्य हमें निकालना है और कैसे निकालेंगे वो सब हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, बिना देर के शुरू करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है। तो समांतर माध्य बराबर हमारा है सभी पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। जैसे x1 x2 x3 ये कुल पद हैं, तो जितने पद हैं ऊपर पदों को जोड़ के लिख दिया, नीचे जितने पद हैं वो हमने लिख दिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए देख लो, जैसे 3 6 8 10 इनका हमें माध्य निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। 3 धन 6 धन 8 धन 10 और बटे कुल कितने हैं, 4 हैं। अब इसको हल कर देंगे। 6 3 9 9 और 8 17 17 10 27। तो ये 27 बटे 4 और यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। दूसरा एक तरीका ये है, तरीका क्या बोले, प्रश्न अगर इस तरीके से होगा तो ऐसे होगा, प्रश्न ही हमारा दूसरे तरीके से आएगा, मतलब उसमें बारंबारता दी जाएगी। क्या दिया जाएगा, बारंबारता दी जाएगी। तो उसमें हमारा समांतर माध्य हो जाएगा f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 अप टू डॉट डॉट fn xn, जितने भी पद दिए जाएंगे बटे f1 प्लस f2 प्लस f3 अप टू डॉट डॉट fn तक, जहाँ पे f1 f2 f3 हमारी बारंबारता है। इसके प्रश्न किस तरीके के होंगे, जरा सा एक छोटा सा देख लो। जैसे हम यहाँ पे लिख दें पद, इधर लिख दें बारंबारता। ठीक है। तो जैसे हमने पहले लिख दिया 3, इसकी 2 है बारंबारता, 6 इसकी 1 है बारंबारता, 5 इसकी 4 है बारंबारता, 3 इसकी 1 है बारंबारता। तो हमें इसका निकालना है समांतर माध्य। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों का गुणा, ये f1 x1 है ना, तो हम जो है टेबल बना लेंगे और f इंटू एक्स हम निकालेंगे। तो 3 दूनी 6, 6 एकम 6, 5 चौको 20, 3 एकम 3। इधर हम इन सबको जोड़ देंगे, f1 f2 f3, नीचे यही है तो 2 1 3 1 4 और 4 8, और इधर इनको जोड़ देंगे 6 6 12 3 15 और 20 35। तो इस प्रकार से ये सिग्मा एफ आ गया और ये सिग्मा एफ एक्स आ गया। तो अब जब हमारा समांतर माध्य निकल के आएगा तो ये 35 बटे 8 हो जाएगा सीधा सा, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत आसान प्रश्न है। इसमें अगर हम एक लाइन आगे जोड़ें तो इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ का मतलब है सभी का योग, सिग्मा एफ एक्स मतलब एफ एक्स करके और सभी का योग। तो ये हमारा सूत्र है। उम्मीद करते हैं आप लोग इसको समझ गए होंगे। और अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ और देखते हैं क्या प्रश्न उसमें दिए गए हैं और उनको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न दिया गया है कि किसी कक्षा के 5 शिक्षार्थियों ने गणित की परीक्षा में क्रमशः 40 50 68 70 72 अंक प्राप्त किए। शिक्षार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि समांतर माध्य का हमारा सूत्र क्या है। तो यहाँ पे हमने अभी अभी आपको बताया था, समांतर माध्य बराबर सभी पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। तो यहाँ पे हम जो है जो पद दिए गए हैं उनको हम जोड़ देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 40 धन 50 धन 68 धन 70 धन 72, इन सबको जोड़ देंगे और बटे में पद कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो बटे हो जाएगा 5। ठीक है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 2 8 2 10 की शून्य हासिल लगा, 1 7 दूनी 14 और 7 या 21 21 और 9 30, 300 बटे 5, भाग दे दो 5 छक्का 30 और ये शून्य, तो ये हमारा 60 आ गया और यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है। तो यही 60 जो है हमारा समांतर माध्य निकल के आया। तो दोस्तों ये था प्रश्न नंबर 1। आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। और अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के प्रश्न नंबर 2 पर।
तो बच्चों यहाँ पर दूसरा प्रश्न हमारा दिया गया है कि किसी फैक्ट्री में 15 मजदूरों की प्रतिदिन की मजदूरी के अनुसार 70, 110, 65, 80, 75, 85, 80, 76, 94, 100, 105, 110, 103, 81 और 86 रुपये है। तो मजदूरों की मजदूरी का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमने समांतर माध्य का सूत्र पहले से ही लिख रखा है, समांतर माध्य बराबर सभी पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। तो पदों का हम योगफल कर देते हैं सबसे पहले। तो कितने पद हैं यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले 70 प्लस 110, बहुत आसान प्रश्न है ये, प्लस 65 प्लस 80 प्लस 75 प्लस 85 प्लस 80 प्लस 76 प्लस 94 प्लस 100 प्लस 105 110 प्लस 103 प्लस 81 और प्लस 86 और बटे में है कितने पद है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और यहाँ पे भी दिए गए थे 15 मजदूर, तो ये बटे में हो जाएगा 15। अब हमें क्या करना है, इन सभी को जोड़ के सिंपल सा लिख देना है। तो जोड़ देते हैं, शून्य इकाई को जोड़ते हैं पहले, 0 0 5 5 5 5 10 5 15 15 15 6 21 21 4 25 5 30 3 33 1 34 34 और 6 40 की शून्य हासिल लगा 4। ठीक है, अब दहाई का अंक 7 और 1 8 8 6 14 14 8 22 22 और 7 29 29 और 8 37 37 और 8 37 और 8 45 45 और 7 52 52 और 9 61 61 और 0 0 61 और 1 62 62 62 और 8 70 और 8 78 78 और 4 हासिल का 82, 2 आ गए, हासिल आ गई 8। अब देखो सैकड़े में यहाँ पे है नहीं, 1 यहाँ पे भी नहीं है, 1 2 1 3 1 4 1 5 और 8 हासिल के 8 5 13, कितना आ गया 1320 और बटे में है हमारा 15। अब भाग दे देते हैं, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, 8 बार गया 120, यहाँ पे है 132, तो बचा हमारा 12 और ये शून्य तो फिर से हो गया 120, उस फिर से 15 अट्ठे 120, तो ये हमारा आ गया 88। तो लिख देंगे यहाँ पर अतः समांतर माध्य बराबर 88 और यही हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों ये था प्रश्न नंबर 2। आई होप कि आप लोग इसको भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, बहुत आसान प्रश्न है। तो अब हम लोग चलते हैं इस एक्सरसाइज के प्रश्न नंबर 3 पर। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न दिया गया है कि नीचे दी गई सारणी के आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। कुछ आंकड़े दिए गए हैं, पद और बारंबारता इतना दिया गया था, इतना हमने अपनी तरफ से बढ़ाया है, पद गुणे बारंबारता, क्योंकि समांतर माध्य का जो अभी हमने सूत्र पढ़ा है वो हमारा था समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, यानी इन ये जो पद और बारंबारता है अभी हमने आपको बताया था कुछ समय पहले जब वीडियो स्टार्ट किया था, तो इन दोनों का गुणा करके हम इधर लिखते हैं और इनका जो योग आता है वो ऊपर लिखते हैं और जो बारंबारता का योग आएगा उसको नीचे रखेंगे और उसके बाद हम लोग भाग देंगे और हमारा आंसर आएगा, यानी समांतर माध्य निकल के आएगा। तो पहले हम इन लोग इनका जोड़ कर लेते हैं। तो 8 से 14, 2 16, 2 18, 2 20, 2 22 और 3 25, तो ये योग आ गया 25। ठीक है, अब हम इन दोनों का गुणा करेंगे पहले। तो 4 गुणे 3 बराबर 12, 6 और 4, 6 गुणे 4 बराबर 24। इसी तरीके से 8 और 2, तो 8 गुणे 2 बराबर 16। इसी तरीके से 10 गुणे 2, तो 10 गुणे 2 बराबर 20। इसी तरीके से 12 गुणे 6, 12 छक्का 72। उसके बाद 14 गुणे 8, 14 अट्ठे 112। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन सबको जोड़ लेंगे। ये तो हमारा आया है सिग्मा एफ और ये हमारा जो आएगा वो आएगा सिग्मा एफ एक्स। तो इकाई से 4 2 4 6 6 12, 2 14 और 2 16 हासिल लगा 1 1 और 1 2 2 4
एक 5, 2 7, 7 दूनी 14 और एक 15, हासिल लगा 1 और एक 2, 256। तो अब हम लोग यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स की जगह पर हम लिख देंगे 256 और बटे 25। तो हम लोग भाग दे देंगे, तो 25 एकम 25 एक बार गया, उसके बाद 6 में भाग जाएगा नहीं तो 0 लगा गया, इसके बाद दशमलव लगा के एक 0 बढ़ाया, यहाँ भी दशमलव लगाया तो 60 हो गया। तो 25 दूनी 50, यहाँ पे 10 बचे, 10 में जाएगा नहीं, फिर एक 0 बढ़ाएंगे 100 हो जाएगा, 25 चौको 100। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हमारा समांतर माध्य क्या निकल के आया, 10.24 और यही हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों देखा आपने कितना आसान प्रश्न था और उम्मीद करते हैं आप लोग भी इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और अब चलते हैं हम लोग इस एक्सरसाइज के अंतिम प्रश्न पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा चौथा प्रश्न दिया गया है कि एक सारणी दी गई है और कहा गया है कि उपर्युक्त आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। टेबल हमारी इतनी दी गई है और आगे हमने एफ एक्स निकालने के लिए इसको जोड़ दिया, नीचे हमने एक लाइन कर दी योग की। तो सबसे पहले हम लोग इसको जोड़ लेते हैं जिससे हमारा सिग्मा एफ निकल के आ जाएगा और वो हमारा है 4 2 6, 6 4 10, 5 15, 10 25 और 7 30 और 2 32 और 6 38, 38 और 5 43, 43 और 4 47 और 3 50। ये हमारा आ गया 50। अब एफ एक्स निकालना है इन दोनों का गुणा करके, तो ये मतलब हो गया मेरा 140 गुणे 3, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो ये 3 का 0 में होगा 0, 4 तिया 12 की 2, हासिल लगा 1, 3 एकम 3 और 1 4। इसी प्रकार से इधर 147 में गुणा होगा 4 का, तो ये हमारा आएगा 7 चौको 28 की 8, हासिल लगा 2, 4 चौको 16, 2 18, हासिल लगा 1, 4 एकम 4 और 1 5। उसके बाद 148 का गुणा होगा 5 में, तो 5 अट्ठे 40 की 0, हासिल लगा 4, 5 चौको 20 और 4 24, हासिल लगा 2, 5 एकम 5 और 2 7। उसके बाद 149 का गुणा होगा हमारा 6 में, तो 6 निम्मा 54 की 4, हासिल लगा 5, 6 चौको 24 और 5 29, हासिल लगा 2, 6 एकम 6 और 2 8। उसके बाद 150 का गुणा होगा हमारा 10 में, तो 15 एकम 15 और ये 2 शून्य आ जाएंगे। उसके बाद 151 में गुणा होगा हमारा 7 का, तो 7 एकम 7, 7 पन्ना 35 की 5, हासिल लगा 3, 7 एकम 7 और 3 10। उसके बाद 154 में गुणा हो जाएगा हमारा 5 का, तो 5 चौको 20 की 0, हासिल लगा 2, 55 25 और 2 27, हासिल लगा 2, 5 एकम 5 और 2 7। उसके बाद ये 158 गुणे 4 करेंगे, तो 8 चौको 32, हासिल लगा 3, लिख दिया हमने 2, 5 चौको 20 और 3 23, हासिल लगा 2, 4 एकम 4 और 2 6। ठीक है। अब इसके बाद 159 में गुणा हम करेंगे 4 का, तो 9 चौको 36 की 6, हासिल लगा 3, 4 पंचे 20 और 3 23, हासिल लगा 2, 4 एकम 4 और 2 6। इसके बाद 160 में गुणा होगा 2 का, तो 0 का 0, 16 दूनी 32। ठीक है, तो ये आ गया। अब हम इनको जोड़ के लिख देंगे, तो क्या होगा 6 और 2 8, 8 और 7 15, 15 4 19, 19 और 8 27, हासिल लगा 2, 8 2 10, 10 4 14, 14 9 23, 23 23 और 7 30 और 5 35 और 35 और 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45, 5 हासिल लगा 4। अब देखो 5 4 9, 9 7 16, 16 और 8 24, 24 और 5 29, 29 31 और 6 36, 36 और 4 ये हासिल वाले 40 और 6 46 और 6 52 और 3 53 54 55, हासिल लगा 5, 5 और 2 ये हो गए 7। तो ये हमारा आ गया सिग्मा एफ एक्स 7557। ठीक है, तो अब हम लोग सूत्र लगा देंगे। अतः समांतर माध्य बराबर सिग्मा ऑफ एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स हमारा ये आया है 7557 और सिग्मा एफ हमारा ये आया था, इनका योगफल 50। तो अब हम इनको जो है काट देंगे, तो पहले तो 0 हटेगा तो यहाँ दशमलव आ जाएगा। अब 5 का भाग दे देंगे, तो 5 एकम 5, 2 बचे 25 हो गए, 55 25, फिर 5 का 5 एकम 5, दशमलव लग गया, 7 में 5 एकम 5, 2 बचे 0 आ गए, 5 चौको 20।
तो ये हमने देखा 151.14 जो है हमारा आंसर आ गया। और ये ऊंचाई हमारी दी गई थी सेंटीमीटर में, तो ये हमारा समांतर माध्य जो आएगा ये सेमी में आएगा। तो इसलिए आपने देखा 151.14 सेमी हमारा समांतर माध्य आ गया। और इसी के साथ हमारा ये प्रश्न सॉल्व हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये प्रश्न और ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। कंप्लीट करेंगे दक्षता अभ्यास 3, जो कि कक्षा 7 की गणित इकाई 3 सांख्यिकी से ली गई है। तो चलते हैं दोस्तों और बिना देर के शुरू करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों पहला प्रश्न हमारा दिया गया है कि किसी परीक्षा में एक कक्षा के 15 शिक्षार्थियों के पूर्णांक 100 में से प्राप्तांक निम्नवत है। 0, 30, 30, 20, 20, 40, 30, 50, 60, 50, 60, 80, 70, 30, 30 प्राप्तांकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि समांतर माध्य का सूत्र क्या है। तो समांतर माध्य बराबर हमारा होता है सभी पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। तो यहाँ पे जितने भी पद दिए गए हैं उनका हम लोग योगफल कर देंगे। किसका किसका? 0, उसमें से 30, उसमें से 30, उसमें से 20, फिर से 20, उसके बाद 40, उसके बाद 30, उसके बाद 50, उसके बाद 60, उसके बाद फिर से 50, फिर से 60, उसके बाद 80, उसके बाद 70, उसके बाद 30 और फिर से 30। ठीक है। और बटे में हो गया हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। यहाँ भी लिखा था 15 शिक्षार्थी, तो बटे हो जाएगा 15। ठीक है। जोड़ देंगे तो 0, 0, 0, 0, 0, 0 आ जाएगा 0। 3, 3, 6, 2, 8, 2, 10, 4, 14, 3, 17, 17, 5, 22, 6, 28, 30, 33, 33 और 6, 39 और 8, 47, 47 और 7, 47 और 3, 50 और 4, 54, 54 और 3, 57 और 3, 60। तो ये आ गया हमारा 600 बटे 15। तो भाग दे देंगे 15 चौको 60 और ये 0। तो इस प्रकार से आपने देखा कि यही हमारा समांतर माध्य आ गया 40 और यही हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों ये था प्रश्न नंबर 1। उम्मीद करते हैं आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं इसके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 2 पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न है कि 10 बालिकाओं के भार किलोग्राम में क्रमशः 40, 42, 41, 38, 36, 35, 42, 37, 35 और 35 किलोग्राम है। इनके भारों का समांतर माध्य ज्ञात करो। तो यहाँ पुनः हम सूत्र लिख लेंगे। समांतर माध्य का क्या था बताओ, याद हो गया होगा आपको। समांतर माध्य बराबर सभी पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। तो यहाँ पे कितने पद दिए गए हैं? 10 पद दिए गए हैं। लिख लो 40, 42, 41, 38, उसके बाद 36, 35, फिर से 42, उसके बाद 37, उसके बाद 35 और 35। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि आप लोग ध्यान से लिखना, कहीं ऐसा ना हो कोई एक पॉइंट मिस हो जाए फिर आपका कैलकुलेशन करते रहो आंसर नहीं आएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 बच्चों के हम लोगों ने लिख लिए हैं भार, बटे में कर दिया 10। अब ऊपर हम जोड़ देंगे, इकाई के अंक जोड़ेंगे पहले। 5 और 5 10, 7, 17, 2 19, 19 और 5 24, 24, 6 30, 8 38, 39, 40, 41 की एक हासिल लगा 4, 4 3 7 3 10 3 13, 4 17 3 20 3 23, 24 25 26, 4 30, 34 और 4 38, 381 बटे 10। अब 10 का भाग देंगे तो 0 हटेगा, 1 दशमलव ऊपर आ जाएगा। तो 38.1 किलोग्राम और यही हमारा क्या आ गया? समांतर माध्य। तो दोस्तों बहुत आसान प्रश्न है ये और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने इसको भी बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं इसके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 3 पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित सारणी में 50 शिक्षार्थियों का भार किलोग्राम में दिया हुआ है, उनके भार का समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमें टेबल इतनी दी गई थी, आगे हमने इतना जोड़ दिया है, इसको हमने x माना है, बारंबारता ये है f है और ये हम निकालेंगे f गुणे x। ठीक है। तो
सबसे पहले इसका हम बारंबारता का योग कर लेते हैं। 50 से 86 है तो यहाँ पे 50 आना चाहिए। 8 2 10, 6 16 और 4 20 की शून्य हासिल लगा 2 3 4 5, तो ये आ गया टोटल हमारा 50। ठीक है, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 40 गुणे 4, तो 4 चौको 16 160। 12 का गुणा करेंगे 42 में। ठीक है, तो 12 दूनी 24 की 4 हासिल लगा 2, 12 चौको 48 और 2 50। इसके बाद 43 का गुणा करेंगे 18 में, तो 18 दूनी 36, 18 तिया 54 की 4 हासिल लगा 5, 18 चौको 72 और 5 77। इसके बाद 44 का गुणा है 10 में, तो ये सीधा सा 440। 45 का गुणा है 6 में, तो 6 पंचे 30 की शून्य हासिल लगा 3, 6 चौको 24 और 3 27। ये जो है इधर हमने इस तरीके से लाइनें कर दी। अब इनको जोड़ देंगे, तो इकाई के अंक पहले जोड़ देंगे। 4 और 4 8, हासिल का कुछ नहीं। 6 0 6 और 7 13, 13 4 17, 17 और 7 20, 4 24, हासिल लगा 2 2 2 4 4 8 8 8 7 15, 5 20 और 1 21, 2148 आया। तो टोटल हमारा आ गया 2148। अब हम निकालेंगे क्या, समांतर माध्य, और यहाँ पे सूत्र कौन सा लगेगा, दूसरा वाला सूत्र लगेगा। ठीक है, सीधा हम लिखे दे रहे सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ये हमारा आया है, ये है सिग्मा एफ एक्स और ये है हमारा सिग्मा एफ। तो ऊपर हमारा आएगा 2148 बटे 50। तो 5 का हम दे देंगे, 0 हटेगा, यहाँ दशमलव आ जाएगा। 5 का भाग दे देंगे, 5 चौको 20, 1 और 4 14, 5 दूनी 10, 4 बचे 48 हो गए, तो 5 निम 45, 3 बचे 0 5 छक्का 30। तो इस प्रकार से आपने देखा कि 42.96 ये भार किलोग्राम में था, तो ये भी हमारा आएगा किलोग्राम में, और यही हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों था ना आसान प्रश्न, उम्मीद करते हैं आप लोग इसको भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 4 पर। तो बच्चों हमारा यहाँ पर चौथा प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। वही काम इसमें भी है, समांतर माध्य निकालना है। बारंबारता दी गई है, इसका मतलब इसको हम मानेंगे x, इसको मानेंगे हम f, यहाँ पे हम निकालेंगे f गुणे x। ठीक है, ये इतनी टेबल हमें दी गई थी, नीचे हमने इसको बढ़ा लिया, योग लिख लिया क्योंकि हमें टोटल करना होगा, और इधर हम इन दोनों का गुणा करके लिखेंगे। तो पहले हम गुणा करेंगे 142.5 में 3 का, तो 5 तिया 15 की 5 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 1 7, 4 तिया 12 की 2 हासिल लगा 1, 3 एकम 3 और 1 4। इसके बाद 143.5 में हम गुणा करेंगे 5 का, तो 55 25 की 5 हासिल लगा 2, 5 तिया 15 और 2 17 हासिल लगा 1, 5 चौको 20 और 1 21 हासिल लगा 2, 5 एकम 5 और 2 7। उसके बाद 144.5 में हम गुणा करेंगे 7 का, तो ये 5 सत्ते 35 की 5 हासिल लगा 3, 7 चौको 28 और 3 31 हासिल लगा 3, 7 चौको 28 और 3 31 हासिल लगा 3, 7 एकम 7 और 3 10। आखिरी में एक अंक बाद दशमलव है। इधर हम गुणा करेंगे 145.5 में 7 का, यहाँ पे 7 पने 35 हासिल लगा 3, 7 पंचे 35 और 36 37 38 फिर से हासिल 3, 7 चौको 28 29 30 31 फिर से हासिल का 3, 7 एकम 7 और 3 10। यहाँ भी एक अंक बाद दशमलव था, तो एक अंक बाद दशमलव लग गया। इधर हम 146.5 में गुणा करेंगे 3 का, तो 3 पचे 15 की 5 हासिल लगा 1, 6 तियाँ 18 और 1 19 हासिल लगा 1, 3 चौको 12 और 1 13 हासिल लगा 1, 3 एकम 3 और 1 4, एक अंक बाद दशमलव। इधर अंत में कर देंगे 147.5 में गुणा 2 का, तो 5 दूनी 10 की शून्य हासिल लगा 1, 7 दूनी 14 और 1 15 हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9 और 2 एकम 2, एक अंक बाद दशमलव हो गया। अब हम इनको जोड़ देंगे। ठीक है, तो 5 5 5 5 5 पचम 25 हासिल लगा 2, 9 5 14 14 और 8 22 23 23 और 7 30 और 7 37 और 2 39 हासिल लगा 3, 9 3 12 12 12 1 13 1 14 1 15 और 2 17 और 3 20 की शून्य हासिल लगा 2, 4 2 6
छः 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 और 7 13, 13 और 4 17 और 2 19 की 9 हासिल लगा 1 1 2 3, एक अंक बाद लगा दिया दशमलव 3909। तो ये टोटल हमारा आ गया 3909.5। ये हम इसको लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स बराबर, और ये है हमारा सिग्मा एफ बराबर। अब हम यहाँ पे लगा देंगे सूत्र समांतर माध्य बराबर, कौन सा सूत्र, बाद वाला, सिग्मा ऑफ एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो ये हमारा सिग्मा एफ एक्स आया था 3909.5 बटे 27। यहाँ पर हम 27 का दे देंगे भाग, तो 27 एकम 27 बचा 39 है, यहाँ पे 12 बचा 120 हो गया। ठीक है, तो ये 27 चौको जाएगा, 7 चौको 28 हासिल लगा 2, 4 दूनी 8 2 10, 27 चौको 108, यहाँ पे है 120, तो कितना बचा, फिर से 12 बचा। ठीक है, अब की बात बाद में है 9, तो यहाँ पे बचा 129, फिर से 27 चौको जाएगा तो 108 आएगा, तो 129 में 108 घटाएंगे, अब की बार 21 बचा, और अब की बार जो है 5 आगे रखेंगे, यहाँ दशमलव आ गया। अब की बार 27 का भाग कितनी बार जाएगा, 7 बार, 7 7 49 की 9, 7 दूनी 14 और 4 18, 189, एक बार और दे दो, 27 अट्ठे 8 7 56 की 6 ऐसे लगा 5, 8 दूनी 16, 16 और 5 21, ज़्यादा हो गया, थोड़ा ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 7 7 और यहाँ पे बचा 26, 26 बचा, एक जीरो बढ़ाएंगे 260 आएगा, अब की बार जाएगा 9 बार, तो ये हमारा आया 144.79। ठीक है, ये सेमी में था, तो ये हमारा आएगा इतने सेमी। अब इसको अगर हम थोड़ा सा इसको सरल करें, तो यहाँ पे 9 है 5 से ज़्यादा, तो यहाँ पे कटेगा एक अंक, यहाँ पे बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 144.8 सेमी, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये था प्रश्न नंबर 4। आई होप कि आप लोग इसको भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 5 पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा 5वां प्रश्न दिया गया है कि नीचे दी गई तालिका में किसी क्षेत्र के एक वर्ष में विभिन्न खाद्यान्नों में उत्पादन के आंकड़े दिए गए हैं, आंकड़ों का पाई ग्राफ बनाइए। पाई ग्राफ हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था, तो उसी को हम लोगों को बनाना है। तो देखते हैं, प्रश्न में दिया गया है और इसमें मक्का, मटर, चना 4 4 6 10 12 ये टन में मात्रा दी गई है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, भाग कितना है। तो कुल भाग जो हम निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए पहले हम नीचे यहाँ पे योग करें। तो ये लाइन भी एक हम बढ़ा लेंगे नीचे। तो ये 4 और 4 8, 12 8 20, 10 30 और 4 36। तो ये 4/36, 4 नेम 36, 1/9 हो गया। ये भी 4/36, तो 4 नेम 36, ये भी हमारा आ गया 1/9। ये 6 है तो 6/36, 6 छक्का 36, ये आ गया 1/6। ये 10 तो 10/36। ठीक है, तो इसको ऐसे ही बना रहने तो 10/36। ये है 12, 12/36, तो 12 3 36, ये आ गया 1/3। ठीक है, अब हम आगे एक लाइन बना लेंगे, केंद्रीय कोण। ठीक है, तो केंद्रीय कोण के लिए हम क्या करेंगे, केंद्रीय कोण के लिए जो भाग दिया गया है उसी में हम 360 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 1/9 गुणे 360, तो 9 चौको 36, 0 हो गया, 40 एकम 40, तो ये 40 अंश आ गया। यहाँ पे भी 1/9 गुणे 360, तो ये 9 चौको 36, 40 हो गया, तो ये भी 40 अंश। यहाँ पे 1/6 गुणे 360, तो 6 छक्का 36, 60 एकम 60, तो ये 60 अंश हो गया। ये 10/36 और गुणे है 360, तो 36 से 36 कट गए, एक जीरो इसमें बढ़ जाएगा, तो ये आ जाएगा 100 अंश। ठीक है, ये इधर 1/3 गुणे 360, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, जीरो का जीरो, 120 अंश। इनको सबको जोड़ लो, देखो 360 आता है कि नहीं। 4 और 6 4 10, 100, ये हो गया 100, 140, 240, 340, 360,
60 अंश आ गया। इसका मतलब ये कोण हमारे सही दिए गए हैं। अब हमें सिर्फ इसको जो है ड्रॉ करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग जो है एक सर्किल बना लेंगे। ये हो गया, ठीक है, ये हमारा बीच का बिंदु है। अब 40 अंश का, तो सबसे पहले तो हम एक लाइन खींच लेंगे। अब यहाँ से हम 40 अंश खींचेंगे, यहाँ पे 10 20 30 40 और उसके बाद फिर से 40 पे है। तो ये हमारा जो है 40 अंश का एक भाग हो गया और ये हमारा 40 अंश का दूसरा भाग हो गया। ये हमारा 40 अंश है, ये भी 40 अंश है। इसमें क्या था, मक्का, तो इसमें हम लिख देंगे मक्का। दूसरा 40 अंश था, इसमें है मटर, इसमें हमने लिख दिया मटर। अब तीसरा है 60 अंश, तो इस वाली लाइन से हम लोग करेंगे 60 अंश, यहाँ पे आया, ठीक है, ये हो गया 60 अंश। और इसमें क्या है, चना, तो इसमें हम लिख देंगे चना। उसके बाद 100 अंश और 120 अंश, तो अब की बार यहाँ से 100 यहाँ पे आया और ये जो हमारा बचेगा ये हमारा 120 अंश होगा। 100 अंश में है हमारा गेहूं, ठीक है, और 120 अंश में है धान। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये हमारा पाई ग्राफ बनके तैयार हो गया। तो दोस्तों ये था प्रश्न। आई होप कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के अंतिम प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 6 पर। और वो हमारा है कि रविवार के दिन किसी बेकरी की दुकान में हुई विभिन्न वस्तुओं की बिक्री रुपयों में दी गई है। त्रिज्य खंडों के केंद्रीय कोण ज्ञात करके साड़ी बनाइए और इस साड़ी का प्रयोग करके पाई चार्ट खींचिए। तो ये हमें वस्तुएं दी गई हैं, साड़ी बनानी है, केंद्रीय कोण निकालने हैं। वैसे भी जब हम लोग पाई ग्राफ बनाते हैं तो केंद्रीय कोण निकालना पड़ता है। तो इसी को हम लोग थोड़ा आगे बढ़ा देंगे। इस यहाँ पे हम लिख देंगे वस्तु, यहाँ पे लिख देंगे बिक्री रुपयों में, ठीक है, और ये हमारा आ गया। अब इसके आगे हम निकाल लेंगे कुल भाग, और भाग निकालने के बाद फिर हम निकालेंगे केंद्रीय कोण। ये प्रश्न हमारा इतना बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो बारी बारी से हम लोग जो है निकाल देते हैं, बहुत आसान प्रश्न है। उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे योग और करेंगे। टोटल करना पड़ता है ना भाग निकालने के लिए, तो किसका टोटल करेंगे, कितनी बिक्री हुई। तो 0 है, सभी में 0 आ गया। 8 4 12, 12 6 18, 2 20 और 2 22 हासिल लगा। 2 1 3 1 4 3 720 रुपये। तो कुल 720 हुए। इधर है 320, जो कुल आया बटे में 720 उसका भाग दे देंगे 0 से 0। तो 64 32, 4 एकम 4 5 6 7, 64 32, ठीक है। फिर से 2 से काट दिया, 2 चौको 8, 2 ने 18, तो ये हमारा आ गया 4 बटे 9। यहाँ पे 120 बटे 720, 0 से 0 12 छंग 72, तो 1 बटे 6 आ गया सीधा सा। यहाँ 160 बटे 720, तो ये 0 से 0 कट गया और ये हमारा 8 से कटेगा। 8 दूनी 16, 8 निम 72, तो ये आ गया 2 बटे 9। यहाँ पे 80 और बटे में जो कुल आया 720 उसका भाग दे देंगे। 8 निम 72, तो ये आ गया 1 बटे 9। यहाँ पे 40 बटे में है 720, 0 से 0 कट गए। 4 एकम 4 5 6 7 3, 64 32, तो ये आ गया 1 बटे 18, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे केंद्रीय कोण निकालने के लिए इसी कुल भाग में कितने का गुणा करेंगे, 360, ठीक है। तो 9 चौको 36, 4 चौको 16 और ये 0 160 अंश हो गया। यहाँ पे 1 बटे 6 गुणे 360, तो ये 6 छक्का 36, 6 एकम 6 60 अंश हो गया। यहाँ पे 2 बटे 9 गुणे 360, तो 9 चौको 36, 4 दूनी 8 और ये 0 80 अंश हो गया। यहाँ पे 1 बटे 9 गुणे 360, तो ये 9 चौको 36, 4 एकम 4 1 0 40 हो गया। यहाँ पे 1 बटे 18 गुणे 360, तो 18 दूनी 36 और ये 0 2 एकम 2, तो ये 20 अंश हो गया।
अब हम इनको जोड़ के देख लेते हैं कि हमारा 360 होता है कि नहीं। 0 0 0 0 आ गया, 4 2 6 8 से 14, 14 6 20 और 6 26, यहाँ से लगा 1 2 और 1 3, तो कुल हमारा 360 अंश आ गया। इसका मतलब ये टोटल हमारा सही है। और अब हम लोग कर लेते हैं पाई ग्राफ की रचना। तो एक हम पहले सर्कल बना लेते हैं, और उसके बाद हम एक लाइन खींच लेंगे और यहाँ से सबसे पहले 160 अंश दिया गया है, तो 160 अंश का हम कोण बनाएंगे। 160 ये आया, ये हमारा हो गया 160 अंश। तो इसमें क्या बिकेगा, ब्रेड, ठीक है। उसके बाद है 60 अंश, तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे चांदा इस तरीके से, और 60 अंश ये है, ठीक है। 60 अंश के बाद ये लाइन कर लेंगे 60 पे, 60 के बाद है 80, तो यहाँ से 80 हो गया, 80 पे भी हम लोग कर लेंगे टिक, ये हो गया। उसके बाद ये है 60 अंश और ये है 80 अंश। उसके बाद 40 अंश और 20 अंश, तो यहाँ से हम लोग 40 अंश पे टिक कर लेंगे, तो ये आया हमारा 40 अंश और ये बचा 20 अंश। भर देते हैं। 60 अंश पे है मीठा बिस्कुट, तो ये मीठा बिस्कुट। 80 अंश पे है नमकीन बिस्किट, तो यहाँ पे हमने लिख दिया नमकीन बिस्कुट। और उसके बाद पेस्ट्री और अन्य, यहाँ पे डाल दिया पेस्ट्री और अंत में डाल दिया अन्य। और इस प्रकार से हमारा पाई ग्राफ बनके कंप्लीट हो गया है। तो बड़ा आसान है। अब देखो, इसको देख के तुरंत हर कोई बता देगा कि ब्रेड सबसे ज़्यादा बिका है ना, सबसे कम अन्न है, उसके बाद पेस्ट्री है। तो दोस्तों ये था प्रश्न नंबर 6। आई होप कि आप लोगों को ये प्रश्न और ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। यहीं पर ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है, उसी के साथ ये इकाई 3 सांख्यिकी भी हमारी कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।